हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आज की क्लास में जो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा उस इंटीग्रेशन से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब तक हमने सिंपल जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था उसको सॉल्व करना सीखा। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे किसके बारे में कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ग्राफिकल मतलब क्या होगा उस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, उसके बारे में बात करते हैं जरा। सो विल हैव हेडिंग कि भी ग्राफिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो ये ग्राफिकल या फिर फिजिकल जो है उसका मतलब क्या होगा, ये आज की क्लास में जरा डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी ना, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि जो डिफरेंशिएशन है वह क्या बताएगा, वह रेट ऑफ चेंज बताएगा। एक बात तो ये कही थी। एक हमने कहा था कि ग्राफ में वो क्या बताएगा, वह ग्राफ में स्लोप बताएगा, है ना। ग्राफ का क्या बताएगा, स्लोप। तो जैसे वहां पर डिफरेंशिएशन ये सब बातें बताता था, तो यहां पर इंटीग्रेशन हमें वो क्या क्या बातें बताएगा उसके बारे में देखते हैं। देखो जरा कि पहली बात तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि क्या बताएगा वो इंटीग्रेशन, और फिर बताएंगे कैसे। ये बात हमने तुम्हें पहले बताई भी थी बेटा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा। इंटीग्रेशन का मतलब टू सम अप, जोड़ना चीजों को, है ना। तो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर, या तो आप कर्व बोल लो या बेटा आप उसको ग्राफ भी बोल सकते हो। यानी कि जो ग्राफ जो आपने बनाया उसके अंदर एरिया कौन रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जो स्लोप की जो बात की थी वो डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास यह कोई ग्राफ है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ लेट अस से कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। माने कि y फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है। y जब x का फंक्शन है तो मैं कहता हूं कि इसके अंडर जो ये एरिया आएगा ना, मान लो कहीं से भी कहीं का रीजन हम ले लें, ये जो एरिया आएगा दिस इज एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, ये एरिया अंडर कर्व होगा और दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन। अब जरा मतलब समझने की कोशिश करें कि सर ये ऐसा कैसे हुआ। देखो, अगर आपको कोई कहे कि भाई इस ग्राफ का एरिया बताओ, ये जो एरिया है वो कैलकुलेट करो। सोचो अगर रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, ट्राइंगल होता तो आप बड़े आसानी से निकाल लेते, आपके पास उन चीज़ों का फार्मूला था। लेकिन बेटा वो फार्मूला भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव किया गया है। देखो कैसे कि भाई सर यहाँ पे तो क्या है कि कोई रेगुलर शेप नहीं है। रेगुलर शेप नहीं है तो बड़ी दिक्कत आने वाली है किस चीज़ में, उसको सॉल्व करने में ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि लेट अस से कि चलो मैं इसकी बात करूं, मैं कहता हूं कि भाई एक काम करूं कि ये जो एरिया है ना, इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में तोड़ लो। ये देखो मैं इनको क्या कर रहा हूं बेटा, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप्स हैं उसमें तोड़ रहा हूं। देखो ये इस तरह से ये देखो, ये इस तरह से मैंने इसको क्या किया बेटा, पूरे एरिया को इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में तोड़ लिया। अब मैं कहता हूं कि चलो मैं ये वाला एक एलिमेंट लेता हूं, दिस वन। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने ले ली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब अगर हमें कोई कहे कि अच्छा, और इसके जो ये विड्थ है बेटा, ये क्या है, ये है dx है ना। मैंने क्या किया बेटा, आप सब लोग ध्यान से समझें कि इस एरिया को इनफाइनाइटली स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में तोड़ लिया और हर एक जो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसकी बहुत छोटी विड्थ है और उस विड्थ को मैंने क्या कहा कि दैट इज dx माने वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा जो इसकी विड्थ है वो dx हो गई।
तो अब अगर आपको कोई इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया की बात करें, देखो बेटा ये इतना छोटा है कि मैं ये मान सकता हूं कि ये जो विड्थ है इसकी, ये ऑलमोस्ट इसकी जो ये विड्थ है ये dx है ना, इतना छोटा एलिमेंट है कि वो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर अब मैं कहूं कि सर एरिया ऑफ जो स्ट्रिप था आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या आएगा भाई, वो तो लेंथ। तो यहां पे अगर मैं लेंथ की बात करूं तो बेटा लेंथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y, और इसकी विड्थ क्या है वह dx। ये तो एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया। अब अगर कोई आपको कहे कि एरिया ऑफ ग्राफ कैलकुलेट करो, तो एरिया ऑफ ग्राफ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं उन सबका एरिया को जोड़ना पड़ेगा। दोबारा से बात को ध्यान से सुनो बच्चों, कि ऐसे जो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स मानी थी, उसमें जैसे इसका एक का एरिया निकाला वैसे बाकियों का क्या करेंगे, आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या ये बात। अब वो जो प्रोसीजर है कि भाई इसका एरिया निकालो, इसको इन सबको जोड़ते रहो, फिर उस प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। यही बात हम पढ़ चुके हैं। तो यानी कि एरिया ऑफ ग्राफ जो अब आएगा, एरिया ऑफ ग्राफ, वह एरिया ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल y dx, इंटीग्रल y dx, या फिर आप y को f of x लिख सकते हो, तो इट विल बी f of x dx। तो ये देखो हमने कैसे प्रूव किया कि जो एरिया अंडर कर्व है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बात तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो आप लोगों को याद रखनी है कि जो एरिया अंडर कर्व है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करेगा। बोलो क्लियर है क्या बच्चों। तो इसका जरा छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं जरा, कि एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन। तो इसका थोड़ा सा फिजिक्स में, यूज इन फिजिक्स देखो, जो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत डिटेल में नहीं, बहुत हल्का हल्का सा डेरिवेशन, हल्की हल्की चीजें बताते हैं जो काइनेमेटिक्स में शायद काम आएंगी हमें। देखो मान लो कि किसी ने, चलो अभी ना ये लो, ये मान लिया कि कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लिया कि ये मान लो ये ग्राफ है इस तरीके से। तो इसका बेटा जो एरिया अंडर कर्व आएगा, मान लो कि ये एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं, तो एरिया अंडर, ये जो एरिया आ रहा होगा, ये एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो वर्टिकल एक्सिस पे क्या है v dt। ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये जो एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको यह इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा v dt। इसी तरीके से और एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लो, इसका डिटेल में यूज तो फिर वहीं बताएंगे, अभी तो कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो ना। मान लिया कि ये ft ग्राफ है, ये ft ग्राफ मान लो कि ये ft ग्राफ है। तो बेटा अब जो ये एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू, शायद सभी को समझ में आ गया होगा, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल f dt, यानी कि वर्टिकल एक्सिस ये और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस f dt। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे और क्या चीजें फिजिक्स में रिप्रेजेंट करेगा ये फिर काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बेटा एक बार स्क्रीन पोज करके नोट कर लो, और ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि एरिया अंडर ग्राफ विल रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन, और वी कैन से इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर कर्व। तो ये जो था ये हमने मतलब सीखा किसका, इंटीग्रेशन का, फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका देखा। अब जरा अब आगे बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। पहले एक बार ये नोट करो, जल्दी से नोट कर लो बेटा, जल्दी से देखो बेटा। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें पहले अंतर समझाता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक स्टेप का डिफरेंस ज़रूर रहेगा, एक छोटा सा स्टेप रहेगा, आसान सा स्टेप है, उसका समझो। पहले थोड़ा सा बता देते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्या। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल
डेफिनेट इंटीग्रल। देखो इसको क्या लिखूं, व्हेन द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड, when the integration is performed within the limits। ये जो लिमिट्स की बात कर रहा हूं ये समझाऊंगा, विद इन द लिमिट्स। और बेटा ये लिमिट्स क्या होंगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट and then subtracted। इसका मतलब समझते हैं कि भाई किसी भी भाई एक प्रोसेस, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का दो स्टेज है, दो स्टेप है। एक स्टेप तो क्या है बेटा कि मुझे जैसे मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करता था वैसे ही इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और दूसरा पार्ट है कि उसमें लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करनी है। अब आप कहोगे कि सर ये लिमिट्स क्या चीज़ है और इसका क्या मतलब है। देखो इसको मतलब समझा देता हूँ आपको कि मान लो कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कुछ कांस्टेंट सी बी होगा। कहते हैं कि अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस सी आता है, देन उस केस में क्या होगा कि अगर आपको यही क्या कैलकुलेट करना हो बेटा, f ऑफ x dx, और यहां पर लिमिट्स इस बार आ जाएंगी a से b। क्या आएगा बेटा, ये लोअर लिमिट कहलाएगी, यह अपर लिमिट कहलाएगी। दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर लोअर लिमिट and this will be your upper limit। जो नीचे जो इस इंटीग्रेशन के साइन के यहां पे जो लिखा जाएगा बेटा उसको कहा जाएगा लोअर लिमिट, और इसको क्या कहा जाएगा, अपर लिमिट। तो उस केस में बेटा अगर इसको आपको सॉल्व करना था, आपको कुछ ही नहीं करना, इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लिया था, इंटीग्रेशन में आपको g ऑफ x मिल गया था, उसी में क्या करना है, अपर लिमिट की वैल्यू रखो एक बार और माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू लिखो। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है बेटा उसमें कोई ये जो कांस्टेंट था वह नहीं आएगा, क्योंकि देखो बेटा जब आप कांस्टेंट की जब यहाँ पे आप ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बनेगा, जी ऑफ बी प्लस सी माइनस ऑफ जी ऑफ ए माइनस ऑफ सी। तो वो जो सी वाला जो फैक्टर है वह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, वेयर जी ऑफ एक्स इज द इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सिंपल शब्दों में, और सिंपल शब्दों में बात करूं तो क्या करूं कि सर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, उस फंक्शन का पहले क्या कर लो, उस फंक्शन का पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लो। वो जब आ गया तो एक बार उसमें अपर लिमिट पुट कर दो और एक बार लोअर लिमिट, और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बात ये कि ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा उसको और समझ लो। इस बार ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात की थी ना बेटा, तो वो सिंपल एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करता था, वहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं थी। माने मुझे ये नहीं पता था कि यहां से यहां तक, वहां पे जो आंसर आता वो वेरिएबल की टर्म्स में आता, या तो एक्स की टर्म में आता या टी की टर्म में आता ना, लेकिन यहां पे फिक्स्ड वैल्यू आएगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन represents area bounded by the curve, कहां से कहां, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। मतलब समझो जरा इसका बच्चे, ये मान लिया आपका y था और यह x, और y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब जरा सोचो कि ये एरिया था, ये ग्राफ है कोई y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में वो बाउंडलेस एरिया आता, थ्रू आउट पूरा एरिया आता, जहां तक भी ग्राफ जा रहा है उसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आती।
लेकिन आपने कहा कि मुझे जो एरिया चाहिए वो x इक्वल टू a से लेकर के, देखो लोअर लिमिट का मतलब क्या है बच्चे कि वो जो एलिमेंट आपका शुरू हुआ है, यानी कि जो उसकी इनिशियल जो स्टार्टिंग है वो कहां से है, वो x इक्वल टू a से है, और खत्म कहां हुआ है, वो x इक्वल टू b पर हुआ है। तो अब बेटा जो ये इन दोनों x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच का जो ये एरिया आएगा, यह एरिया कौन रिप्रेजेंट करेगा, यह एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। बोलो बच्चों क्लियर है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में वो बाउंडलेस एरिया आ रहा था, यहाँ पे बाउंडेड एरिया आएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर उसकी वैल्यूज आएंगी। क्लियर है? होपफुली सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ देखेंगे इसको, बट अभी के लिए एक बार ये नोट करो बेटा, जल्दी से स्क्रीन पोज करके जल्दी से नोट करो। देखो जरा अब आगे, देखो भी देखो, तो देखो ये बात समझ में, और ये बेसिकली जो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है बच्चों, ये बेसिक मैथ्स का जो अपना जो चैप्टर चल रहा है, या जो बेसिक मैथ्स का जो ये सीरीज जो अपनी चल रही है, इसमें ये लास्ट जो है टॉपिक होगा इंटीग्रेशन का। तो इसके बाद वी विल स्टार्ट वेक्टर्स, मतलब वी विल एंटर प्योरली इन फिजिक्स। इन सब का जो इस्तेमाल है जो अभी तक हमने किया, आप सोचो कि ये जो अब तक हमने पढ़ा है ना बेटा, इसके बिना फिजिक्स अधूरी है, इसके बिना फिजिक्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिजिक्स में दो ही तो चीजें हैं बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है ना, एक आप उसको अप्लाई करेंगे, बट आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, अल्टीमेटली यू नीड अ सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, है ना, ऑफ दैट सिचुएशन। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल से चाहिए होंगे, तो चाहे वो बच्चा मेडिकल का हो चाहे नॉन मेडिकल का हो, इस पे आपकी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। अगर इस पे बहुत अच्छे से कमांड नहीं है ना, तो आप सब कुछ, आपको बहुत कुछ आता हुआ है ना फिजिक्स के अंदर, बहुत अच्छे से आप सब कुछ चीजें कर लेंगे, लेकिन जब कहीं सॉल्विंग पार्ट आएगा, सोचो आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया और कहीं पे एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया या डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, अगर आप उसको सॉल्व नहीं करना जानते तो उससे पहले के जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने अप्लाई किए वो सब खराब हो गए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू रीच द आंसर, और वो आप नहीं पहुंच पाए। तो ये जो बेसिक मैथ्स की जो सीरीज है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें बेटे और छोटी छोटी दो तीन बातें बता रहा हूं, देखो जरा कि ये समझो, ये मान लो y और ये x, और बेटा हर जगह y इज अ फंक्शन ऑफ fx, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना, मैं ऐसा मान के चलता हूं। देखो तो मैं कहता कि मान लो कि ये इस तरह का कोई एरिया आ गया, और ये एरिया यहां से यहां तक का आ गया, A से B तक का। तो बेटा यहां पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है, ये बात समझ लो, द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ above horizontal axis, above, बेटा मैं इसको horizontal axis इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो x एक्सिस भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया बच्चे, इसको मैंने horizontal axis बोल दिया है। So above the horizontal axis is considered to be पॉजिटिव। जो भी एरिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो बाउंड होगा उस एरिया को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अगली बात, यानी कि बेटा जी जो भी वैल्यू आएगी उसको एरिया को पॉजिटिव ही मानेंगे, ये मतलब है इसका कहने का, ठीक है। और देखो जरा, ऐसा करो इसको ना, ये देखो ये y और ये x, ये जो एरिया आया बेटा इस बार, ये वाला जो एरिया है ये कहाँ पे है, ये बिलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द एरिया, यानी कि ये जो एरिया आएगा बेटा ये पॉजिटिव एरिया आएगा, इसको आप ऐसे लिख लो, ये नेगेटिव एरिया आएगा। द एरिया कंसिडर्ड, और एरिया
बाउंडेड बाय द ग्राफ बिलो horizontal axis is considered to be negative। तो बेटा जो एरिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे की तरफ जो आएगा उस एरिया को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और भाई कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ, कुछ इस टाइप से हो गया, ये यहाँ से और यहाँ तक, और ये एरिया सारा कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ तक, ये y और ये x। तो मान लो कि भी देखो अब इस तरह को कैसे करेंगे, लेट अस से कि ये जो ऊपर वाला जो इतना एरिया ये A1 मैग्नीट्यूड है, इसका A2 मैग्नीट्यूड है और इसका एरिया A3 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा कि इस वाले केस में बेटा आपको टोटल एरिया अगर निकालना हो तो टोटल एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि A1 तो पॉजिटिव है, ठीक है जी, A1, A2 कैसा है नेगेटिव, तो -A2, और आप देखिए A3 पॉजिटिव है तो +A3। अब इस केस में ऐसा भी हो सकता है ना कई बार, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल समझूं मैं कि y = लेट अस से कि sin x का ग्राफ है। तो बेटा जब आप y = sin x का ग्राफ बनाते हो ना तो वो ऐसा ग्राफ बनता है, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई। तो अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं तो देखो जितना एरिया ये ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे अबव जो है उतना ही नीचे है। तो इस केस में बेटा क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्री के कारण से क्या हो जाएगा, जो नेट एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इस वाले केस में बच्चे जो y = sin x के ग्राफ की बात की थी, यानी कि कोई ग्राफ ऐसा जो सिमेट्रिकली एग्जिस्ट करता होगा तो जितना एरिया ऊपर की तरफ है उतना एरिया नीचे की तरफ होगा, उस केस में जो नेट एरिया जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमने थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन किया है और उसका फिजिकल मतलब क्या है, ग्राफिकल मतलब क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश की है। तो ये आप एक बार बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी उस क्लास में इस पे क्या करेंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे और शायद 1 या 2 क्लास और इस पे लगने वाली हैं। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द वेक्टर्स, द न्यू चैप्टर विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वेक्टर के बिना फिजिक्स अधूरी है, उसी और मतलब वो बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए। तो ये जो इतना जो हमने पार्ट किया है बहुत अच्छे से इसको कर लीजिए, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय।